आज हम केशव दास के आचार्यत्व विषय पर चर्चा करेंगे। आचार्य केशव दास से पहले ही रीति ग्रंथों की परंपरा साहित्य में प्रवर्तित हो गई थी। फिर भी काव्य शास्त्र के सभी अंगों को लेकर उसका सांगोपांग निरूपण हिंदी साहित्य में सबसे पहले केशव दास ने ही किया। इसीलिए केशव दास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य एवं रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला नामक रीति ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि केशवदास ने अपनी शिष्या राय प्रवीण को काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए रीति काव्यों का प्रणयन किया। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में रचित 16 प्रभाव अर्थात अध्यायों में रचित रचना है। प्रथम प्रवाह में गणेश वंदना नृप वंश का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में कवि ने अपने वंश का उल्लेख किया है तथा तृतीय में काव्य दोष तथा गण अगण का वर्णन है। चौथे प्रभाव में कवि भेद, कवि रीति, कवि प्रसिद्धियों का वर्णन है। पांचवें प्रभाव में अलंकारों के भेद हैं। 9वें प्रभाव से लेकर 14वें प्रभाव तक विशिष्ट अलंकारों का वर्णन मिलता है तथा 15वें प्रभाव में नक्षिक वर्ण करते हुए यमक एवं उसके भेदों का उल्लेख किया गया है, जबकि 16वां प्रभाव चित्र काव्य एवं उसके भेदोपभेदों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से देखते हैं कि कवि प्रिया में केशवदास ने अन्य काव्यांगों की अपेक्षा अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है। अलंकारों को सर्वाधिक महत्व देते हुए वे कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवित्र भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। केशव के अलंकार निरूपण में विविधता विस्तार के साथ साथ नवीनता भी है। उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण सामान्य तथा विशिष्ट दो वर्गों में किया है। अलंकार वर्णन के लिए उपजीव्य ग्रंथों के रूप में उन्होंने अलंकार शेखर, काव्य कल्पलता, वृत्ति काव्यादर्श, अलंकार सूत्र का सहारा लिया। केशव के अलंकार निरूपण में अनेक दोष हैं। कितने ही अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण अस्पष्ट हैं, तो कहीं लक्षण एवं उदाहरण में परस्पर सामंजस्य नहीं है। अलंकार निरूपण में मौलिकता होते हुए भी उन्होंने अनेक भूलें की हैं। केशव को आचार्यत्व प्रदान करने वाला अप्रतिम रीति ग्रंथ रसिक प्रिया है, जो 1551 ईस्वी में लिखा गया। इस ग्रंथ में भी 16 प्रकाश हैं। यह रीति ग्रंथ रस एवं नायिका भेद का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। प्रथम प्रकाश में मंगलाचरण के उपरांत श्रृंगार रस के दोनों भेद, संयोग तथा वियोग का वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकाश में नायक के भेदों का उल्लेख तथा तीसरे प्रकाश में नायिकाओं के भेदों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रकाशों में नायक नायिका की चेष्टाओं, भाव विभाव, अनुभावों, स्थायी भाव का, श्रृंगार के भेदोपभेद, मान के भेद, मान मोचन के उपाय आदि का वर्णन है। तत्पश्चात सखियों के भेद, सखियों के कार्य का वर्णन किया गया है। 14वें प्रकाश में अन्य 8 रसों का विवेचन है। 15वें प्रकाश में विभिन्न वृत्तियों का वर्णन है और 16वें प्रकाश में काव्य दोषों का उल्लेख किया गया है। छंदमाला 2 भागों में विभक्त ग्रंथ है। प्रथम भाग में 77 वर्ण वृत्तों का तथा द्वितीय भाग में 26 मात्रा वृत्तों का वर्णन उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। केशव ने रस, अलंकार, दोष और वृत्ति के विवेचन द्वारा रीति निरूपण के फलक को विस्तृत किया तथा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से अधिक आगे बढ़कर उपजीव्य ग्रंथों के रूप में भानुदत्त के रसमंजरी, रसतरंगिणी के अतिरिक्त भी श्रृंगार तिलक, साहित्य दर्पण, उज्ज्वल नीलमणि, कामसूत्र, काव्यादर्श, अलंकार शेखर जैसे ग्रंथों का आधार ग्रहण कर अपने दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान की।
स्वतंत्र चिंतन एवं सबल प्रतिपादन के कारण इनकी रचनाओं में जो मौलिकताएं प्रतीत होती हैं वे वास्तव में मौलिक नहीं हैं। काव्यांगों के लक्षण उदाहरण भी कहीं कहीं अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। कुछ भी हो, अपने मत को एवं अपनी बात को प्रबल शब्दों में कहने का साहस केशव में विद्यमान था। उन्होंने विवाद एवं आदि नामक 2 नए संचारियों का उल्लेख भी किया है तथा हास्य रस के 4 नवीन भेद किए: मंदहास, कलहास, अतिहास तथा परिहास। उद्दीपन के अंतर्गत वे आलाप, आलिंगन, नखदान, रसदान, चुंबन, दृष्टि निक्षेप, मर्दन तथा स्पर्श को गिनते हैं। केशव मूलतः अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार विवेचन में उन्होंने भामह और दंडी की परंपरा का अनुसरण किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के अलंकार विवेचन में सारी सामग्री संस्कृत से ली गई है तथा कहीं कहीं नाम बदल दिए गए हैं। उन्होंने रूपक के 3 भेद किए जिनके लक्षण उनके स्वरूप को व्यक्त नहीं करते। इन रूपकों के नाम हैं अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक, रूपक रूपक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संभवतः इसी कारण रीतिकालीन आचार्यों के कृतित्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है उसका विकास नहीं हुआ। कविगण एक दोहे में पर्याप्त अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। केशव दास को आचार्य न मानने के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन एवं पर्यालोचन शक्ति की आवश्यकता होती है इसका अभाव इनमें था। इनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अधूरे अधकचरे हैं। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्कपूर्ण खंडन मंडन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया। केशवदास जी ने रूपक के जो 3 भेद किए हैं वे आचार्य दंडी से ग्रहण किए: अद्भुत रूपक, वृद्ध रूपक और रूपक रूपक। इनके लक्षण और उदाहरण ठीक नहीं हैं। यही नहीं अपितु केशव द्वारा दिए गए अलंकार एवं रस विवेचन में भी अनेक दोष हैं। कितने ही लक्षणों एवं उदाहरणों में पारस्परिक सामंजस्य नहीं है। संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार से अनेक वाद या सिद्धांत प्रचलित हुए वैसा कोई सिद्धांत या वाद हिंदी में रीति ग्रंथकार प्रवर्तित नहीं कर सके। गद्य का अभाव होने से भी सिद्धांत विवेचन में बाधा पड़ी और ये अपने विषय को स्पष्ट नहीं कर सके। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशवदास ने आचार्यत्व के लिए रीति ग्रंथ लिखे और हिंदी रीति ग्रंथों के लिए द्वार खोलने का कार्य तो किया ही, किंतु वे हिंदी काव्यशास्त्र का कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं कर पाए। उनके रीति ग्रंथों के आधार पर यदि कोई काव्यशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो निश्चय ही उनकी जानकारी एकांगी, अधूरी, भ्रामक एवं अस्पष्ट होगी। अतः निसंकोच यह कह सकते हैं कि केशवदास भी अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति कवि ही हैं, आचार्य नहीं। उनकी विद्वत्ता को सम्मान देने के लिए रीति ग्रंथकारों के रचयिता होने के कारण एवं राय प्रवीण के आचार्य होने के कारण यदि उन्हें आचार्य केशवदास कहा जाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।